हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर पूजा जौहरी और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ अपने वीडियो के थ्रू। टॉपिक है आइसो एंजाइम्स। ठीक है, अब वही चीज़, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आइसो एंजाइम्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम हर जगह प्रेजेंट है जो हमारा एक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं। और करते कैसे हैं? सिंपल सा कंसेप्ट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे जैसे बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, क्या सिमिलैरिटी है आइसो एंजाइम्स और एंजाइम्स में, और क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। राइट, तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। अब देखो, जैसे मैंने बताया, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट which increases the rate of a reaction कैसे? by lowering down the activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होती है? जो एक्टिवेट करती है मॉलिक्यूल्स को सो दैट वो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाए और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। अब आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं? आइसो मने सेम। तो हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे? आइसो एंजाइम्स आर दी सेम फॉर्म ऑफ द एंजाइम, सेम फॉर्म ऑफ द एंजाइम। ठीक है, कर क्या रहे हैं? कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। वो कहीं पे भी प्रेजेंट होंगे, रिएक्शन सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। वो उसी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करेंगे, स्पेसिफिक ही प्रोडक्ट देंगे। पर डिफरेंस कैसे होगा? हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम 3 पॉइंट्स पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक, एज पर दी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। एज पर दी इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट वो डिफर करेगा, और एज पर इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन वो डिफर करेंगे। ठीक है, तो उनका केएम भी डिफरेंट हो जाएगा। राइट, पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम आइसो एंजाइम्स को डिफरेंशिएट करेंगे। अब यही चीज है, देखो, जिस प्रॉपर्टी पे हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी इन द डायग्नोसिस। राइट, एंड दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसो एंजाइम्स। So, isoenzymes are defined as the enzymes catalyzing the same reaction but can be differentiated on the basis of one thing: structure, immunological function and electrophoretic mobility. For example, we will take LDH first of all. अब now see, LDH करता क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज द एंजाइम विच इज कन्वर्टिंग लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। करता है पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट, और
ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। और यहां पे NAD पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। अब देखो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एक रिवर्सिबल रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है, एंड ऑल ऑफ यू नो ये रिएक्शन होती कब है? दिस इज एक्चुअली एनारोबिक ब्रेकडाउन। ठीक है, एनारोबिक ब्रेकडाउन, जिससे हमारा, और दिस इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट रिएक्शन इन द स्केलेटल मसल। तीसरा नाम इसका क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब ये रिएक्शन फर्मेंटेशन ये कहाँ कहाँ हो रही है? ठीक है, सबस्ट्रेट भी सेम है, एंजाइम भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। अब स्ट्रक्चर वाइज ये कैसे डिफरेंट है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आइसोएंजाइम्स 3 चीजों में होते हैं, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। अब अगर हम इसकी नेचर ही देखें ना, ये टेट्रामेरिक एंजाइम है। टेट्रामेरिक एंजाइम का मतलब क्या हुआ कि ये 4 फॉर्म्स हैं इसकी, 1, 2, 3 एंड 4। अब कौन सी फॉर्म किस ऑर्गन में प्रीडोमिनेंट है? वो है स्ट्रक्चरल वेरिएशन, और इसकी 5 फॉर्म्स हैं। इट हैज 5 आइसोएंजाइम्स। मतलब LDH 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ये पांचों ही फॉर्म स्ट्रक्चरली भी डिफरेंशिएट करेंगी आपस में एक दूसरे को, इम्यूनोलॉजिकली भी करेंगी और इलेक्ट्रोफोरेटिकली भी करेंगी, राइट। तो अब हम यही चीज पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर इनका कैसे डिफरेंट है और इनकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये आ गया हमारा LDH। रिएक्शन कैटेलाइज्ड इज दिस एंड इट इज रिवर्सिबल ऑल्सो। अब देखो स्ट्रक्चर वाइज, जैसे मैंने बताया इस टेट्रामेरिक है, 5 फॉर्म्स हैं। अब जैसे हम LDH1 लेते हैं, सबसे पहले LDH1 इज प्रीडोमिनेंट इन द हार्ट मसल। तो इसकी जो चारों फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा HHHH। ठीक है, LDH2 जैसे आप देखो H4, यानी कि 4 फॉर्म्स आर प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर वाइज। LDH2 एक फ्रैक्शन चेंज हो गई इसकी, रहा ये टेट्रामेरिक ही, बट स्ट्रक्चर चेंजेस। LDH3 स्ट्रक्चर चेंजेस, H2M2, 2 are by heart muscle, the other 2 are by another muscle. LDH4 HM3। नाउ जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो LDH1 है वो LDH1 और 2 ये प्रीडोमिनेंट है हार्ट मसल में, बट जैसे हम नीचे आते गए दूसरे इंक्रीज होते गए। और LDH5 मेनली ये प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल में एंड इट इज प्रेजेंट इन द लिवर। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली वो अलग है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोफोरेटिकली। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस माने, फोरेसिस इज मूवमेंट in the presence of electric current. Electrophoresis is the movement in the presence of electric current. अब एंजाइम, अगर हम एंजाइम का स्ट्रक्चर देखें तो एंजाइम बनता है प्रोटीन से और प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स में एक बड़ा बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, ज्विटर आयन।
ज्विटर आयन का मतलब ही क्या हुआ कि उनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और जब उनको इलेक्ट्रिक करंट में भेजते हैं तो वो अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से सेपरेट हो। हर अमाइनो एसिड का अपना एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा हमारा स्ट्रक्चर पे। अंडरस्टूड है? क्योंकि अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, NH3 पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव R। तो ये जो R ग्रुप वेरी करता है उसी बेसिस पे उसका PI वेरी करेगा। अब देखो, हमने यहां पे देखा LDH 1 2 3 4 5, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऑब्वियसली इनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट डिफरेंट होगी। तो ये जो LDH 1 है, LDH 1 को हम बोलते हैं फास्टेस्ट मूविंग फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत जल्दी मूव करेगा, फास्टेस्ट मूविंग फ्रैक्शन। और LDH 5 स्लोएस्ट मूविंग फ्रैक्शन। LDH 5 पीछे रह जाएगा। मूव तो करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि उनमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, पर कितना मूव करेंगे, कितनी जल्दी मूव करेंगे, वो हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक फीचर बन जाता है। राइट? गॉट माय पॉइंट? ठीक है। और तीसरा इसमें आ जाता है इम्यूनोलॉजिकल बिहेवियर। अब अगर हमें इम्यूनोलॉजिकल बिहेवियर देखना है तो इसमें बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। स्ट्रक्चर इसमें दिस इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड LDH 1 and 2 basically rises in MI. Most predominantly it is LDH 1 जो MI में राइज करता है, और LDH 5 राइज करता है लिवर डिजीजेस में। सो हमने इम्यूनोलॉजिकली इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो हमारी आइसो एंजाइम्स की तीनों पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे थे वो जस्टिफाई हो गया। एंजाइम कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन बट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सो MI के केस में LDH 1 राइज करेगा, और इन लिवर डिजीजेस LDH 5 विल शो अ राइज। राइट? जैसे MI के केस में जो पेशेंट का सीरम प्रोफाइल होगा दैट विल बी लाइक दिस, और इन लिवर डिजीजेस द लिवर प्रोफाइल, द सीरम प्रोफाइल विल बी एंड 5। सो यहां पे पीक किसकी आ रही है? यहां पे पीक आ रही है LDH की। कौन सा? LDH 1, राइट? और यहां पे पीक आ रही है LDH 5 की। राइट? अब देखो, एक और चीज इसमें होती है कि हम अगर किसी नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें LDH 2 ज्यादा होता है LDH 1 के कंपैरेटिवली, बट MI के केस में जस्ट नाउ आई टोल्ड यू LDH 1 राइज कर जाता है देन LDH 2। तो उस केस में इसको हम बोलते हैं इट इज द फ्लिपिंग रेशियो ऑफ LDH इन MI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए नॉर्मल इंडिविजुअल LDH 2 इज मोर देन LDH 1, बट इन MI LDH 1 राइजेस देन LDH 2। ठीक है? सो उल्टा हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लिप्ड रेशियो। रेशियो फ्लिप कर गया। राइट? सो दिस इज LDH as an isoenzyme having 5 forms 1 2 3 4 and 5। ठीक है? फिर दूसरा एग्जाम्पल इसमें आता है CPK का। अब देखो CPK, ये क्रिएटीन क्या है? क्रिएटीन इज सिंपल अ ट्राइपेप्टाइड of glycine, arginine and methionine।
ये 3 अमाइनो एसिड से बनता है और ये एनर्जी देता है मसल को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो क्रिएटिन क्या करेगा? क्रिएटिन काइनेस या सीपीके एंजाइम है। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस और ये बना देता है क्रिएटिन फॉस्फेट, राइट? सो दिस रिएक्शन इज अगेन रिवर्सिबल। अब देखो एंजाइम है सीपीके, इसका मतलब वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सी? CPK1, CPK2 एंड CPK3। अब फिर से आइसो एंजाइम डेफिनेशन हम याद करेंगे। एंजाइम कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन बट डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स: स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोफोरेटिक बिहेवियर एंड आगे जाकर इसकी इंपॉर्टेंस, राइट? अब देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये जो क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस है ये डायमेरिक एंजाइम है, मतलब इसकी सिर्फ 2 फॉर्म्स हैं, डायमेरिक। तो अगर प्रीडोमिनेंट है ब्रेन में तो वो CPK1 है, मिक्सचर है तो जैसे मायोकार्डियम में तो इट इज CPK2 और 3 is predominant in the muscle. So you can see structure wise हम इनको differentiate कर सकते हैं। अब आ जाओ मोबिलिटी पे। मोबिलिटी में हम देखेंगे कि CPK1 फास्टेस्ट मूविंग फ्रैक्शन है और CPK3 स्लोएस्ट मूविंग फ्रैक्शन है। फिर अगर हम इसका इम्यूनोलॉजिकल बिहेवियर देखें तो हम कह सकते हैं इन MI CPK2 rises and it is in terms of enzymes it is the earliest reliable indicator of MI। फिर बाकी नॉन एंजाइम्स आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो सबसे पहले राइज करता है इन MI, ठीक है? और कौन सा फॉर्म करेगी? CPK2 करेगी। CPK3 इज इन्वॉल्व इन द स्केलेटल मसल, तो जितनी भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी में CPK3 राइजेस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ये राइज करेगा, राइट? सो ये क्या है? ये है हमारा CPK जो एक तरह से आइसो एंजाइम है जिसकी 3 फॉर्म्स हैं, CPK1, CPK2 एंड CPK3। CPK2 राइजेस इन MI। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा एंजाइम आता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इंटरेस्टिंग एंजाइम। ये करता क्या है? रिमूव्स phosphate in alkaline conditions। ठीक है? और ये एंजाइम राइज करता है इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, राइट? अब देखो इसकी 5 फॉर्म्स हैं और 5 फॉर्म्स भी ज़्यादा इनका जो एक तरह से हम स्ट्रक्चर देखें ना, देयर स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बी इल्यूसिडेटेड मच, बट फिर भी हम इसको कहते हैं इसमें 6 फॉर्म्स हैं। LDH में 5 हैं, CPK में 3 हैं और इसमें 6 हैं। इट हैज़ 6 आइसो एंजाइम्स। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अल्फा-1 एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये इसकी फॉर्म है, ये अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फंक्शन इसका क्या है? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द एपिथेलियल सेल्स और बिलियरी कैनिकुलाई, राइट? अल्फा-2 फॉर्म जो है ये हीट लेबाइल है। मतलब हीट लेबाइल माने कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये चांसेस हैं डीनेचर होने के, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, राइट? फिर आता है हमारा अल्फा-2 हीट स्टेबल AL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से
आइसोएंजाइम या फॉर्म ऑफ एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये एग्जाम्पल है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लासेंटा और दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। राइट, होता क्या है इसमें, बेसिकली अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वो इनहिबिशन है जिसमें, आई विल राइट इट हियर, नॉर्मल रिएक्शन है, एंजाइम ने कंबाइन किया सबस्ट्रेट के साथ, तो इसने बना दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो डिसोसिएट कर गया एंजाइम और प्रोडक्ट। ठीक है, इन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर विल बाइंड हियर। अब देखो, जब इनहिबिटर यहां पे बाइंड करता है, वो इनहिबिटर है क्या, वो है फिनाइलएलानिन। तो जब फिनाइलएलानिन यहां पे बाइंड करेगा, नो रिएक्शन विल बी देयर। तो ये एग्जाम्पल है हमारा अल्फा 2 जो हीट स्टेबल एल्केलाइन फॉस्फेटेज है। फिर थर्ड है प्री बीटा एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड इसीलिए हम कहते हैं कि देयर इज a change in the concentration of ALP in bone diseases also। फिर है हमारा गामा ALP जो प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स, और ल्यूकोसाइट ALP जो प्रोड्यूस करते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो आइसोएंजाइम इसके हैं 6 और सबके स्ट्रक्चर्स भी पूरी तरह से वेल डिस्क्राइब्ड नहीं है अभी। फिर इसमें एक और चीज आती है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दीज आइसोएंजाइम्स ओनली। अब उस केस में हम देखते हैं, देखो जैसे रीगन आइसोएंजाइम है, क्योंकि इसके बारे में ना बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है अभी भी, लिटिल बिट इज देयर अबाउट दीज एल्केलाइन फॉस्फेटेज। हम कभी भी आइसोएंजाइम्स का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली इट इज LDH एंड इट इज CPK। तो रीगन आइसोएंजाइम ये कुछ कुछ रिजेंबल करता है अल्फा 2 हीट स्टेबल एल्केलाइन फॉस्फेटेज से, मतलब इसका रिजेंबलेंस है, और इसको इट वाज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट पेशेंट फ्रॉम विच इट वाज आइसोलेटेड। और दूसरा नाम इसका है कार्सिनोप्लासेंटल आइसोएंजाइम। और ये कब इंक्रीज होता है, इट इज एलिवेटेड इन द कार्सिनोमा ऑफ लंग, लिवर एंड इंटेस्टाइन्स। रीगन आइसोएंजाइम ऑफ ALP। दूसरा इसमें है फिर नगाओ आइसोएंजाइम। ये जो नगाओ आइसोएंजाइम है ये वेरिएंट है ऑफ जर्म सेल ओरिजिन, और इट इज इनहिबिटेड बाय ल्यूसीन, एंड इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इज सीन ड्यूरिंग मैलिग्नेंसी। हमारे पास आ गया थर्ड विच इज कशारा आइसोएंजाइम। और ये जो कशारा आइसोएंजाइम है ये भी कौन सा वेरिएंट है, फीटल इंटेस्टाइनल ओरिजिन का, एक तरह से इट रिजेंबल्स दैट, एंड अगेन इट्स एक्सप्रेशन इज सीन इन मैलिग्नेंसी। सो दीज आर 3 important isoenzymes of alkaline phosphatase whose structure has been elucidated. Otherwise it has 6, right? तो हमारे पास isoenzymes हुए 3, LDH जिसकी 5 है, CPK जिसके 3 हैं, और alkaline phosphatase जिसके 6 हैं, right? So ये है about isoenzymes। फिर इसमें एक और चीज आती है इंपॉर्टेंट, कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम एंजाइमेटिक मार्कर्स की बात करें तो एंजाइमेटिक मार्कर्स मेनली कौन कौन से हैं, CPK इज देयर, देन GOT इज देयर, एंड बाद में जाकर आता है LDH। और अगर हम नॉन एंजाइमेटिक मार्कर्स की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा ट्रोपोनिन।
CPK सबसे पहले राइज करता है, फॉलोड बाय SGOT, फॉलोड बाय LDH। और ये जो LDH है, LDH टेक्स अराउंड 2 weeks टू कम बैक टू नॉर्मल ऑल्सो। और LDH का एक ड्रॉबैक है कि सैंपल शुड नॉट बी हीमोलाइज्ड। नॉट बी हीमोलाइज्ड। अगर सैंपल हीमोलाइज्ड हो गया तो LDH का कंसंट्रेशन या वैल्यू गलत आएगी, क्योंकि ये है ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। इट इज द मार्कर एंजाइम ऑफ साइटोप्लाज्म। सो अब नाउ वी विल सी कि कैसे राइज होता है। इफ वी टॉक अबाउट CPK, इट राइजेज इन 3 to 6 hours, attains a peak value and comes back to normal, and it is cardiac specific, right? LDH का जैसे मैंने बताया, it rises in 12 to 24 hours, attains a peak value and comes back to normal in 8 to 14 days. So एक तरह से ये क्या है, late diagnosis। मतलब even if a patient had MI and he visits a doctor after 2 weeks also, LDH का concentration उसमें ज़्यादा आएगा ही आएगा। फिर आ गया SGOT, rises within 12 hours, attains a peak value in 24 hours or comes back to normal in this. In comparison to CPK, it is again late cardiac specific. फिर आ जाते हैं नॉन एंजाइम मार्कर्स। नॉन एंजाइम मार्कर्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? बेसिकली इट इज ट्रोपोनिन। और कैसे राइज करता है? विद इन 4 hours, अटेन्स अ पीक वैल्यू एंड कम्स बैक टू नॉर्मल, and it is the earliest and cardiac specific marker, followed by myoglobin. Myoglobin within 2 to 3 hours attains a peak value and comes back to normal. It is an earliest marker too. So these are what? These are the cardiac biomarkers. So these are also very, very important, right? अब इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस, ठीक है? दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो ओनली, सो दैट आफ्टर लिसनिंग टू माय वीडियोस ऑन एंजाइम्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू परफॉर्म। अब देखो, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स नेवर, जो इनका बेसिक प्रॉपर्टी है, नेवर फॉलोज माइकेलिस मेंटन काइनेटिक्स। ठीक है? सो एलोस्टेरिक एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कभी भी माइकेलिस मेंटन काइनेटिक्स फॉलो नहीं करते हैं। अब ये माइकेलिस मेंटन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, V0 इज इक्वल टू Vmax S ओवर Km प्लस S। ठीक है? ये थी इनिशियल वेलोसिटी, ये थी मैक्सिमम वेलोसिटी। और उन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन चल रहा है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जब इनिशियल वेलोसिटी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी के हो जाएगी तो Km बराबर हो जाएगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है? तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन में हमेशा याद रखो, वो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। और होता क्या है इसमें कि जो मॉड्यूलेटर है हमारा, मॉड्यूलेटर बाइंड कर रहा है ऐसी जगह जो बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट, टोटली ऑन अ डिफरेंट एरिया ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, सो दैट ऑल्टरेशन इज देयर, मॉड्यूलेशन इज देयर। और इसमें कभी भी हम देखें, जो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन था, उसमें इस तरह का कर्व आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक। बट अगर हम यहां पे देखें तो उसमें कर्व आता है इस तरीके का, जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल।
तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है एलोस्टेरिक इनिबिशन की? वो यही है कि वो माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट नहीं फॉलो करता है और उसमें सिग्मोइडल कर्व होता है एंड दे आर एक्चुअली मॉड्यूलेटिंग अ पर्टिकुलर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें, क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स। सिंपल, इसमें क्या आ जाएगा? फीचर ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स में मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं, डज नॉट फॉलो दिस, प्रेजेंस ऑफ मॉड्यूलेटर इज देयर एंड गिव्स सिग्मोइडल शेप्ड कर्व। ठीक है, सो ये है हमारा एक क्वेश्चन एंजाइम्स पे जिसमें एलोस्टेरिक इनिबिशन की प्रॉपर्टीज बतानी है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा बी, ए बी सी एंड डी। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन विल कॉज। अब देखो, ये जो इनिबिशन होती है ये 3 तरह की होती है। एक होती है कॉम्पिटिटिव, एक होती है नॉन कॉम्पिटिटिव और एक होती है अनकॉम्पिटिटिव। जैसा नाम, कॉम्पिटिटिव माने कंपटीशन है। किसमें कॉमन कंपटीशन है? इनिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन है। तो हम तीनों ही टाइप की इनिबिशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? काइनेटिक्स के बेसिस पे करते हैं। तो अगर सपोज मैं कहूं Km, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, Km कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, पहले चलो इट इज डिक्रीज्ड, और इसमें वो सेम रहता है और अनचेंज्ड। दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है Vmax। Vmax कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में रहता है सेम और अनचेंज्ड, अनकॉम्पिटिटिव में डिक्रीजेस और नॉन कॉम्पिटिटिव में डिक्रीजेस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन विल कॉज। सिंपल, नॉन इसका मतलब Km सेम है और Vmax डिक्रीज हो गया। दिस विल बी द आंसर, अनचेंज्ड Km एंड डिक्रीज इन Vmax। आंसर विल बी C, राइट। देन बायोटिन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटिन इज विटामिन B7, ठीक है, और बायोटिन रिक्वायर्ड होता है कार्बोक्सिलेशन के लिए। कार्बोक्सिलेशन माने अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये कह रहा है बायोटिन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहां पे देखो कार्बोक्सिलेज कहां पे लिखा हुआ है? कार्बोक्सिलेज है यहां पे, तो आंसर हो जाएगा ये, आंसर विल बी ए, राइट। और पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है? ये पाइरूविक एसिड को चेंज करता है, कार्बोक्सिलेशन माने एक कार्बन एटम बढ़ाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास बनता क्या है? ऑक्सैलो एसीटेट। और ये रिएक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
राइट। फिर which of the following is not the rate limiting enzyme? Very very important. पहले हम ऑप्शंस देखेंगे। HMG कोए रिडक्टेस, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस का। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस है ग्लाइकोलिसिस का। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेस है फैट की सिंथेसिस का। और मेलोनेट डिहाइड्रोजिनेस इज नॉट अ रेट लिमिटिंग एंजाइम, ये किसी का भी रेट लिमिटिंग एंजाइम नहीं है। ये सिंपल रिमूव करता है हाइड्रोजन फ्रॉम मेलोनिक एसिड। दिस इज नॉट अ रेट लिमिटिंग एंजाइम। देन एंजाइम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। अब देखो एंजाइम्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ठीक है, कोएंजाइम इज ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर देम एंड ऑब्वियसली नेचर ऑफ द एंजाइम विल ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड। अब अगर हम मेजर चीज देख सकते हैं तो हम उसमें सिंपल ये कहेंगे एक्शन ऑन द सबस्ट्रेट, क्योंकि कोएंजाइम अगर हम बायोटिन की बात करें कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, पर कितने ऐसे रिएक्शंस है जिसमें बायोटिन नहीं चाहिए तो भी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। ठीक है, सो आंसर विल बी ए। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन एंजाइम्स हेल्प बाय lowering the activation energy by increasing the rate of a reaction. Right? Then carboxylase. Simple का अभी just now this question we have discussed. Carboxylase always requires B7. B7 which is biotin. B2 is riboflavin. B12 is cobalamin. और B1 is thiamine. सबके अपने अलग अलग फीचर्स हैं, अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, बट कार्बोक्सिलेस किसकी जरूरत है? बायोटिन रिक्वायर्स दिस। और यू कैन से कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी जब तक बायोटिन नहीं होगा। देन ऑल आर ट्रू अबाउट ऑक्सीजनेसिस। अब ये जो ऑक्सीजनेसिस है ये सब क्लास है। सब क्लास किसकी है? ऑक्सीडोरिडक्टेसिस की क्लास है। फंक्शन क्या होता है ऑक्सीजनेसिस का? ये हमेशा इनकॉर्पोरेट करता है। अगर वन ऑक्सीजन करेगा, वन ऑक्सीजन, तो इसको हम बोल देंगे मोनो ऑक्सीजनेस, और अगर ये दो ऑक्सीजन करेगा तो इसको हम बोल देंगे डाई ऑक्सीजनेस। ठीक है, सो करेक्ट क्या है? कैन इनकॉर्पोरेट 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? यस। कैन इनकॉर्पोरेट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन? यस। इंपॉर्टेंट इन हाइड्रोजाइलेशन? यस। हाइड्रोजाइलेशन माने OH अटैच करना, तो OH में क्या है? O तो आ रहा है तो ये अटैच करेगा। कैटेलाइजेस कार्बोक्सिलेशन ऑफ ड्रग्स? कार्बोक्सिलेशन माने कार्बन डाइऑक्साइड से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये नहीं करेगा। तो आंसर इज सिंपल, एक्सेप्ट डी। राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइस? लाइस माने स्प्लिटिंग अप एंजाइम। जो ब्रेक कर रहा है बड़े कंपाउंड को स्मॉल स्मॉल। एंजाइम्स है एल्डोलेस बी, एसिटाइल कोए सिंथेटेस, फैटी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस और एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस। एल्डोलेस बी। और ये जो एल्डोलेस बी है इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। This fructose 1 phosphate breaks fructose into
glyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate। और एल्डोलेस बी की डेफिशिएंसी से इट लीड्स टू हेरिडिटरी fructose intolerance। So hereditary fructose intolerance is due to the deficiency of aldolase B, right? बाकी सारे जितने भी हैं, this comes under ligase, this comes under dehydrogenase and this comes under ligase। तो ligase का एग्जाम्पल सिर्फ यही है, right? Which enzyme is deficient in alcoholics? अब देखो, in alcoholics mainly it is alpha ketoglutarate dehydrogenase। Why? Because it requires TPP for its function। TPP is B1 or thymine pyrophosphate। So alpha ketoglutarate dehydrogenase, which is a component, which is an enzyme of TCA cycle, has TPP as one of the major coenzymes। TPP is required for other enzymes also, जैसे pyruvate dehydrogenase complex and transketolase। Right? And alpha ketoglutarate dehydrogenase is given। Then all of the following are involved in oxidation and reduction। अब देखो, जब भी कभी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं तो जो एंजाइम होता है वो होता है ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, जिसका मैंने बताया है कि ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में डिस्कस किया है। ऑक्सीडोरिडक्टेसेस माने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे, और इसकी 4 सब क्लासेस होती हैं। निमोनिक है इसका DOOP, और एग्जाम्पल्स क्या है? डिहाइड्रोजिनेसिस, ऑक्सीजेनेसिस, ऑक्सीडेसिस एंड परऑक्सीडेसिस। राइट? अब यहां पे क्या है, कौन कौन से हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में? डिहाइड्रोजिनेसिस यस, हाइड्रोलिसिस नो, oxygenasis yes and peroxidasis yes। So the answer is B। Right? And then अब देखो, ये आया coenzyme in decarboxylation। अब 2 प्रोसेसेस हैं इसमें, एक है कार्बोक्सिलेशन और एक है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। डिफरेंस क्या है दोनों प्रोसेसेस में? कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, दोनों फर्क है। कार्बोक्सिलेशन के लिए जो कोएंजाइम चाहिए होता है वो होता है बायोटिन, जिसको हम बोलते हैं B7, और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए होता है B6, जिसको हम बोलते हैं पेरिडॉक्सिन, और यू कैन से PLP। राइट? सो यहां पे क्वेश्चन क्या है? कोएंजाइम इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो वो हो जाएगा हमारा पेरिडॉक्सिन जो है B6, बायोटिन है B7, नाइसिन है B3 और राइबोफ्लेविन है B2। डीकार्बोक्सिलेशन PLP, कार्बोक्सिलेशन बायोटिन। देन alcohol dehydrogenases comes under which class of enzymes? ADH,
ये किस में आता है? दिस इज सिंपल डिहाइड्रोजिनेसिस, सो इट इज क्लियर. अब नाउ सी, व्हेन वी लुक एट दिस क्वेश्चन, डिहाइड्रोजिनेस इमीडिएटली हम क्या करेंगे? डिहाइड्रोजिनेस में कर देंगे विदाउट रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच क्लास ऑफ एंजाइम्स, और डिहाइड्रोजिनेसिस क्या है? सब क्लास है. किसका सब क्लास है? ऑक्सीडोरिडक्टेसिस का. तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑक्सीडोरिडक्टेसिस. ऑक्सीडोरिडक्टेसिस इज द क्लास in which alcohol dehydrogenase belongs, or this is a zinc containing enzyme also. ये इसका एक बड़ा important feature भी है, right? And then enzymes which cleave the CC bond. CC bond माने splitting. तो splitting में हमेशा याद रखना it is always lyases. जैसे example of lyases is aldolase B, देन फ्यूमेरेस जो स्प्लिटिंग करेंगे, एल्डोलेस ए. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डोलेस ए एंड एल्डोलेस बी? एल्डोलेस ए ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, और ये क्या करता है? ये फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है DHAP पे और 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में. एल्डोलेस बी क्या करता है? एल्डोलेस बी कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट को DHAP और ग्लिसरल एल्डिहाइड में. डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोलेस बी लीड्स टू hereditary fructose intolerance, which is a lyases enzyme, right? And then velocity at Km is a very very important question. Km क्या है? Km is actually Michaelis-Menten constant, और ये क्या बताता है? ये बताता है V naught is equal to Vmax S ओवर Km प्लस S. ठीक है. अगर इनिशियल वेलोसिटी हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, मतलब हम V नॉट की वैल्यू ये डाल के रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा Km इज इक्वलेंट टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, Michaelis-Menten equation, in which V naught is equal to Vmax S over Km plus S. So when initial velocity is half the maximum velocity, this Michaelis-Menten constant is equal to the substrate concentration. अब यहाँ पे हम देखें velocity as Km is simple, half the substrate concentration, same as Vmax, quarter the Vmax और हाफ द Vmax. अब इसमें सभी में कंफ्यूजन है. वेलोसिटी एट Km विल बी हाफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और हाफ द Vmax. अब स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड इन बोथ द ऑप्शंस. ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? वेलोसिटी एट Km विल बी इक्विवेलेंट टू हाफ द Vmax व्हेन इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से जब वेलोसिटी हाफ होगी Vmax के, तो Km बराबर होगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के. अगेन आई विल रिपीट इट, क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है. क्वेश्चन बोल रहा है वेलोसिटी एट Km इज, इसका मतलब क्या है कि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कहेंगे हाफ द Vmax, देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. और अगर क्वेश्चन ये आता है कि Km is defined as the substrate concentration, तब option would be when initial velocity is half the maximum velocity, right? And then zinc is a cofactor for carbonic anhydrase and other alcohol dehydrogenase.
then lactate dehydrogenase also. राइट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस में हमें मैग्नीशियम चाहिए होगा क्योंकि काइनेस इज देयर. सो दिस विल बी द आंसर. सो एंड लास्ट इज कोएंजाइम्स आर. हमेशा याद रखना कोएंजाइम्स क्या होते हैं. कोएंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपोएंजाइम, और जब ये एपोएंजाइम कंबाइन करता है किसी भी कोएंजाइम से या कोफैक्टर से, इसको हम बोलते हैं होलोएंजाइम. तो ये जो कोएंजाइम और कोफैक्टर है ये नॉन प्रोटीन है. It is a kind of prosthetic group which is attached to the protein part of an enzyme. So coenzymes are non-proteinaceous in nature. Then kinase always requires magnesium, except pyruvate kinase. Pyruvate kinase requires potassium. Otherwise काइनेस हमेशा रिक्वायर करेगा मैग्नीशियम. अब काइनेस करता क्या है, फंक्शन इसका क्या है, इट अटैचेस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसका जो पैरेलल एंजाइम है वो है फॉस्फेटेज, which removes phosphate. Right? So kinases will require magnesium except pyruvate kinase. Pyruvate kinase requires always potassium, और pyruvate kinase converts PEP to pyruvic acid, क्योंकि इसमें सिंथेसिस होती है ATP की. ATP is synthesized from ADP. राइट, फिर एक हमारे पास एक केस हिस्ट्री क्वेश्चन है, क्लिनिकल बेस्ड. लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहता है. A 80-year-old man was brought to the hospital with complaints of severe chest pain, breathlessness and vomiting. He could reach the nearby referral hospital in town 5 hours after the onset of chest pain. His blood was immediately drawn in casualty and the results are shown as follows. अब यहाँ पे देखो तीनों ही एंजाइम्स अगर हम देखें इसमें, क्रिएटिन काइनेस एलिवेटेड है, AST बढ़ा हुआ है, LDH भी बढ़ा हुआ है. अब तीनों ही एंजाइम्स बढ़े हुए हैं. तीनों ही एंजाइम्स क्या हैं, दे आर द मार्कर्स ऑफ MI. तो हम क्या डायग्नोसिस देंगे. अब देखो, इट इज नोटेड दैट लेवल ऑफ CKMB एंड LDH1 इन पर्टिकुलर आर हाईली एलिवेटेड. अब यहाँ पे अब देखो आइसो एंजाइम्स का कंसेप्ट आ जाता है. CKMB इज CPK2 which rises in which is the reliable and earliest indicator of MI, और LDH1 जैसे मैंने आपको LDH में बताया था, LDH की 5 फॉर्म्स होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो LDH2 इज मोर देन LDH1, बट MI के केस में उल्टा होता है, LDH1 is more than LDH2. So clear cut, it is diagnosis is the person had MI due to increased concentration of CPK2 and LDH1. So these are the questions which are generally asked in the exams, right? And a 55-year-old male alcoholic reached to the hospital with complaint of severe abdominal pain.
After a lavish cocktail party, he also had severe vomiting and nausea. The following are the investigations. एक तो वो ऐसी अल्कोहलिक है, ऊपर से उसने और पी ली, lavish cocktail party कर ली, क्या होगा इससे? He also had severe vomiting, nausea भी होगा उसको. So क्या investigation होगी? Clear. Amylase will increase. जैसे I told you also, in case of acute pancreatitis, lipase and amylase का concentration increases. So that is pretty evident in this case. As you can see that serum amylase जिसका normal constant 80 to 180 है, वो shoot up कर गया 480 पे. Urine amylase 1400 पे. तो you can see amylase कितना बढ़ गया. So in वैसे भी chronic alcoholism, always remember lipase, amylase and GGT. Gamma GGT are the three very, very important markers, right? And the last question, simple. An adult male was brought to the hospital with complaint of pain and muscular cramps following exercise. On inquiry, he gave a history of myoglobinuria also. Upon investigation, CK levels were found high. Possible diagnosis is simple. There will be increased concentration of CPK3, which actually is predominant in the skeletal muscle. So what will happen is cramps. The person will be intolerant to exercise and there will be increased excretion of myoglobin in urine. So this is the pattern of the questions which generally is asked in the exam. और हमेशा याद रखना कोई एक पर्टिकुलर आपको की पॉइंट उसमें ढूंढना है. इसमें क्लियर है मस्कुलर क्रैम्प्स हैं, पढ़ रहे हैं, द पर्सन बिकम्स इनटॉलरेंट टू एक्सरसाइज. व्हाट विल हैपन? CPK3, क्योंकि क्रिएटिन इज गिविंग एनर्जी टू द मसल. ठीक है, तो उसमें क्या है, CPK3 का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ मायोग्लोबिन and myoglobin will excreted in urine. The color of the urine will change, right? So this is another clinical based question asked on or can be asked on isoenzymes, right? So this is all about isoenzymes and some of the questions which I have been asking you on isoenzymes. So I hope ये isoenzymes का टॉपिक सबको क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, Thank you so much for patiently listening to my video. Have a great day.